गुड मॉर्निंग। यस, कोई होमवर्क था? बहुत सारे क्वेश्चन थे होमवर्क, फिर बताओ। सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 16। चलो ऐसे ही चेक करने की कोशिश करते हैं। आपका जो फरवरी का आंसर आया होगा वो आया होगा 61.9500 ऑब्लिक 62.4600। चेक करते हुए जाना बस, क्योंकि मैं ओरली टोटल कर रहा हूँ माइंड में। ये आ रहा है। फिर मार्च का आंसर आ रहा होगा आपका 62.1000। ये आ रहा है 62.1000 ऑब्लिक 62.6100। दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड थे, दोनों हमने जोड़ दिए। ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी ओरली चेक हो जाएगा। डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो हम लेस करेंगे, तो इवन 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट। तो कैनेडियन डॉलर वाला आंसर 1 मंथ वाला चेक करना 1.8600 ऑब्लिक 1.8620। ये आ रहा है। फिर उसका अगला आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.8550। देख लेना एक बार, 8550 ऑब्लिक 1.8570। ये आ रहा है, ठीक है। फिर यूरो वाले में 1 मंथ वाला आंसर देख लो, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐड होगा, तो 1.4478 ऑब्लिक 1.4492। ये आ रहा है। फिर अगला वाला ये ऐड करना पड़ेगा 1.4513 ऑब्लिक 1.4527 आ रहा है। फिर 17 में यूएस डॉलर वाला आंसर 1 मंथ 1.5885 ऑब्लिक 1.5910 5875 प्लस 0.0030 5905 1.5885 ऑब्लिक 1.5905। ठीक है। उसका अगला जो है वो है 1.5890 ऑब्लिक 1.5910। श्योर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। फिर था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी था। मे भी पॉसिबल कि 13 आपसे पूरा ना बना हो। देखो 13 में पॉसिबिलिटीज देखो, 13 में पॉसिबिलिटीज क्या थी? या तो हम इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो आप, दो ही तो कंट्री, या तो इंडिया में इन्वेस्ट कर दो या यूएस में इन्वेस्ट कर दो। अब इंडिया में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो रुपी टर्म में इन्वेस्ट होगा, यूएस में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो डॉलर टर्म में इन्वेस्ट होगा। राइट, ये तो क्लियर है, बेसिक है कि इंडिया में इन्वेस्ट रुपी टर्म में होगा, यूएस में जो इन्वेस्ट है वो किस में होगा? डॉलर टर्म में। ठीक है। अब इंडिया में इन्वेस्ट करने जाए, अब इन्होंने इंडिया का इंटरेस्ट रेट दिया है 12%। अब ये 12% लोन का रेट है कि डिपॉजिट का रेट है, ये क्लियरिटी नहीं है, तो दोनों पे अप्लाई होगा। डिपॉजिट और बोरोइंग का रेट अलग अलग नहीं दिया है, तो दोनों पे अप्लाई होगा। अब डिपॉजिट करने जाएंगे तो भी यही रेट, लोन लेने जाएंगे तो भी यही रेट, तो फिर कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना।
कि आपने 12% पे पैसे लिए हुए हैं और इन्वेस्ट भी 12% पे ही करते हो, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, तो फिर मतलब क्या रहा? समझ पा रहे हो क्या? तो हम कोशिश करते हैं यार कि उसको यूएस में इन्वेस्ट करके देखें, क्योंकि इंडिया में फ़ायदा नहीं दिख रहा है, मतलब प्राइमा फेसी हमने माइंड में ही इसको रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं करना इंडिया का। अब यूएस में इन्वेस्ट करने जाएँ तो मुझे ऐसा प्राइमा फेसी वो भी रिजेक्ट होते हुए दिख रहा है। आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ये फैसला आपको लेना है। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ कि 12% पे लोन लेके यूएस में इन्वेस्ट करने जाएंगे 8% पे, तो फिर सीधा सीधा रिजेक्ट ही करो ना यार। 12% पे पैसा लोन लिया और 8% पे ही इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, मेरे हिसाब से रिजेक्ट। बताओ कुछ गलत बोल रहा हूँ? कि यहाँ पे एक चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं गलत ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा कि भैया ठीक है, माना कि 12% पे हमने लोन लिया, 8% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्सचेंज रेट का भी तो इम्पैक्ट आएगा। एक्सचेंज रेट में भी तो कोई ना कोई चेंज आएगा। तो सीधा सीधा ऐसा जजमेंट नहीं दे सकते कि परसेंटेज से परसेंटेज कंपेयर कर लिया हो गया। आज रेट अगर 70 था और डॉलर का रेट 75 हो गया, तो 5 रुपये का ये फ़ायदा भी तो हो सकता है। समझ पा रहे हो? मतलब फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट भी आएगा, केवल परसेंटेज को कंपेयर मत करो, ठीक है? बढ़े आगे। तो ये तो तय हो गया कि यूएस में इन्वेस्ट करके देखते हैं, फ़ायदा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो फिर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इस क्वेश्चन में नहीं है। इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा कुछ, यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, तो हम बोल देंगे देयर इज़ नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। श्योर। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया था? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाते हैं, राइट। स्टेप नंबर 1 में जो आपने किया था वो किया था, बोरोइंग ली थी आपने, राइट। कितने की? ₹40 लाख की। कितने पे? एट द रेट 12% पर एनम इंटरेस्ट पे। श्योर। स्टेप नंबर 2 में क्या करो, क्योंकि हम अब यूएस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो स्टेप नंबर 2 में इसको कन्वर्ट करो डॉलर में आज ही, राइट। कन्वर्ट इनटू डॉलर। जब ₹40 लाख को कन्वर्ट करने जाओगे तो पहले बताओ एक्सचेंज रेट को देखते हुए कि डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड होगा, क्योंकि एक यूनिट किसकी है? डॉलर की। डिवाइड में अब 2 रेट है, कौन सी रेट लूँ? 47.7123 की 48 कन्वर्ट कब कर रहे हो आप? आज कर रहे हो, तो आज की रेट 47.7123। तो करो 40 लाख को डिवाइडेड बाय 40 लाख, कितना है डॉलर? 83,835.82, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट $83,835.82 इन यूएस एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा कि भैया जो इन्वेस्ट किया हमने वो मैच्योरिटी पे हमको मिलेगा, तो भैया लिख लो आप मैच्योरिटी इन यूएस। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल $83,835.82 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 83,835.82 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 6/12। ये टोटल कितना आ रहा है? मुझे टोटल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद बताओ। कितना आ रहा है? 87,189.25, 87,189.25। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 पे ये डॉलर आ जाएगा इंडिया में, श्योर। तो मैच्योरिटी इन इंडिया भी देख लेते हैं, मैच्योरिटी ब्रैकेट में लिख देते हैं इंडिया। इंडिया में क्या होगा कि हम तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट $87,189.25 इंटू रुपीज़। कितने रुपये आ जाएंगे ये बता दो? तो मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? 48.87,189.25 मल्टीप्लाई 48.6690, तो ये आ गया कितना? 42,43,440,
ठीक है, राउंडेड ऑफ 1 रुपये में। लेस इसमें से क्या कर देंगे भैया, आपको मैंने लोन दिया था विथ इंटरेस्ट, आपको मुझे वापस लौटाना है, तो रीपे ऑफ बोरोइंग, रीपे ऑफ बोरोइंग विथ इंटरेस्ट। कितना लोन लिया, यह 40 लाख का, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट, तो 40 लाख मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 6/12 करके टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है। 40 लाख में आप चाहो तो ऐसा सीधा सीधा भी जोड़ सकते हो, 40 लाख में आधे साल का इंटरेस्ट मतलब 6% का इंटरेस्ट जोड़ना है, तो 42,40,000 श्योर। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा आपके हाथ में, देखो कुछ बच गया, 3414 का नेट गेन हो गया, आपको नेट प्रॉफिट हो गया, जिसको आप आर्बिट्रेज प्रॉफिट बोल सकते हो। इसके बाद मेरा एक सवाल है आपसे, इसके बाद मेरा एक सवाल है, ये आप बस नोट डाउन कर लो, वो सवाल मैं आपको लिखवाता हूँ, उसके बाद इवन पूछता हूँ, लिखवाना नहीं है, पूछना है बस। ये नोट डाउन कर लो आप। ये कहानी क्लियर हो गई ना आपको? ठीक है, लिखो। हो गया नोट डाउन? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। इसमें एक सवाल था मेरे का, हाँ मेरा सवाल क्या था यार, ये 48.6690 रेट हो रही है, तभी हमारा ये प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये रेट चेंज हो गई तो, ये रेट चेंज हो गई तो हमारा लॉस भी हो सकता है। मतलब इसको आर्बिट्रेज प्रॉफिट बोलने की बजाय, आर्बिट्रेज प्रॉफिट का मतलब तो क्या होता है, शॉर्ट प्रॉफिट। आर्बिट्रेज प्रॉफिट बोलने की बजाय मैं इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलूँ तो ठीक रहेगा क्या? क्योंकि वो शॉर्टिटी नहीं है ना, वो रेट चेंज भी तो हो सकती है फ्यूचर में। 180 दिन बाद की रेट वो ये है, हम लेके चल रहे हैं। ठीक मानते हो क्या कि मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिखूं बजाय कि आर्बिट्रेज के, कि नहीं आर्बिट्रेज ही लिखूं? अब ध्यान से सुनना, क्या ये रेट फॉरवर्ड रेट है, फ्यूचर रेट है? इस रेट को मैं पहले ही बुक कर लूंगा ना, मैं फॉरवर्ड में पहले से शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। मुझे तो पता है ना कि आने वाले टाइम पे मुझे कितने डॉलर मिलने वाले हैं मैच्योरिटी पे, क्योंकि आज मैंने कितने जमा किए हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ कितने मिलेंगे, ये मुझे पहले से पता है। तो उतने डॉलर को बेचने का सौदा मैं पहले से बुक कर लूंगा ना इस रेट पे। तो अब रेट बाद में चेंज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए चेंज नहीं होगी। समझ पा रहे हो क्या? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो चुका होगा, इसलिए ये आर्बिट्रेज गेन है, एक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रेट फिक्स है। श्योर? माइंड में अगर ये डाउट आता है तो बिल्कुल
ये इस बात पे रिजॉल्व हो जाएगा कि ये फॉरवर्ड रेट है, हम सौदा पहले से बुक करके रखेंगे, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम आज ही कर रहे हैं ना, आज करने में पता लगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो ये सारे सौदे पहले से बुक कर लेंगे, हर एक चीज़ आज ही फ्रीज कर लेंगे, फिर मैच्योरिटी पे उतना पैसा मिलना ही मिलना है। श्योर। बढ़े आगे। और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन? ये आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने जो इनवॉइस का अमाउंट दिया है दोनों जगह रुपये दे दिया। देखो 13,750 पे भी रुपये लिख दिया है और 5 लाख पे भी रुपये लिख दिया है। दिख रहा है क्या? 13 वो समझ आ गया होगा आपको। 13,750 जो है वो क्या है? 13,750 जो है वो डॉलर है। श्योर। फिर डॉलर का कन्वर्जन रेट और उससे जो इक्विवेलेंट आ रहा है 5 लाख, वो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये तो उससे भी छोटा था जो हमने किया था। इस क्वेश्चन में तो और कम टाइम लगेगा और कम चीजें पूछी है। बोले लैंग्वेज समझ नहीं आई हमें, किसके एंगल से क्वेश्चन करना है ये समझ नहीं आया। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज पे वाकई में घुमाया तो है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन रखना था। ए कंपनी ऑपरेटिंग इन अ कंट्री हैविंग द डॉलर एज इट यूनिट ऑफ करेंसी, मतलब इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? यूएस वाले के एंगल से। एंड टुडे इनवॉइस सेल टू एन इंडियन कंपनी एंड द पेमेंट बिंग ड्यू 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और पेमेंट की डिटेल इन्होंने दे दी। इट इज एंटिसिपेटेड दैट एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 5%। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि डॉलर 5% से गिरेगा कि रुपये 5% से गिरेगा, इन्होंने सीधा ये बोला कि एक्सचेंज रेट 5% से गिरेगी। मतलब आपको यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस फॉर्म में भी एक्सचेंज रेट दी है, किस में दी है? 1 रुपये के टर्म में 0.0275, उसको आप 5% से गिरा दो। आपको नहीं सोचना कि रुपये गिर रहा है कि डॉलर गिर रहा है। समझ पा रहे हो? क्योंकि इन्होंने एक्सचेंज रेट वर्ड यूज़ किया है। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डॉलर प्रोसीड, यहां से क्वेश्चन ने पलटी मारी। द इंपोर्टर प्रपोजेस टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन थ्रू फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट। इंपोर्टर प्रपोजेस टू टेक, और इंपोर्टर कौन है? इंडिया वाला। एक और कहानी बताता हूं कि एग्जाम में अगर ये क्लैरिटी भी ना आए ना, तो एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन। ध्यान से सुनना है, मैं जो भी बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनना। आप इंडिया वाले बंदे हो, आपको फ्लक्चुएशन रिस्क जो है वो कब अफेक्ट करेगी? इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि पेमेंट रिसीव हो रहा है कि पेमेंट आपको करना है, इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है रुपी टर्म में और आपको पेमेंट करना है रुपी टर्म में, तो दोनों ही केस में फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क अफेक्ट कर रही है क्या? क्या आपको 1 महीने बाद 1 लाख रुपए कोई देगा? तो अब डॉलर रुपये का रेट देखोगे क्या रोज? नहीं, 1 लाख रुपए देगा, आपकी करेंसी भी रुपये है। आपको 3 महीने बाद 1 लाख रुपए पे करना है, तो आप क्या रेट देखोगे क्या? सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आपको 1 लाख डॉलर पे करना है तो रेट देखोगे, 1 लाख डॉलर रिसीव करना है तो रेट देखोगे। मतलब इन सिंपल, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क उसी बंदे को अफेक्ट करती है जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है। या तो रिसीट वाली डील होगी या पेमेंट वाली डील होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके लिए ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी टर्म में हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन की रिस्क अफेक्ट करेगी उसी बंदे को जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पे भले ही इन्होंने यूएस के एंगल से शुरुआत कर दी, बाद में ये भी नहीं देते इंपोर्टर प्रपोजेस टू टेक एक्शन। तो आप सोच के बताओ कि ये सौदा जो इनवॉइस हुई थी, इनवॉइस किस में हुई थी? डॉलर टर्म में। तो ये डॉलर फॉरेन करेंसी किसके लिए है? इंडिया वाले के लिए कि यूएस वाले के लिए? फॉरेन करेंसी है। यूएस वाले के लिए तो होम करेंसी है, तो उसको तो कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं ना। किसको पड़ेगी कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत? इंडिया वाले को। श्योर। मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क किसको अफेक्ट करेगी? इंडिया वाले को। इन सिंपल उस बंदे को अफेक्ट करेगी जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, उस बंदे को अफेक्ट नहीं करेगी जो होम करेंसी में डील कर रहा है। श्योर। तो अब एग्जाम में कभी भी आए तो बिल्कुल बिंदास होकर उस बंदे के एंगल से क्वेश्चन करके आ जाओ जिसके एंगल से फॉरेन करेंसी है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया वाले के एंगल से क्वेश्चन करना था, फिर आपको एस्टिमेटेड रेट भी दे दी और फॉरवर्ड रेट भी दे दी और बोला टू
कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस एंड टू शो हाउ इट कैन बी हेज्ड थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको विदाउट फॉरवर्ड वाला भी लॉस बताना है और फिर बताना है कि फॉरवर्ड की वजह से क्या चेंज आया। याद आ रही कहानी? तो क्या करो आप, स्पॉट में, एस्टिमेटेड पे और फॉरवर्ड पे, इन तीनों पे आप निकालो पेमेंट। ये इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है, पेमेंट निकालना है। पेमेंट कैसे निकालोगे कि 13,750 डिवाइडेड बाय 0.0275। 13,000, ये तो हालांकि क्वेश्चन ने दिया भी है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो 13,750, जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में नहीं है, डिवाइड होगा 0.0275 इज इक्वल टू रुपये कितना आ गया, 5 लाख। वैसे ही यहाँ पे 13,750 को आपको डिवाइड किससे करना है, 0.0275 माइनस 5%, एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 5%, तो 0.0275 माइनस 5% जो भी आया उसको आप डिवाइड में लिख दो, 13,750 को उस अमाउंट से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा कितना, रुपये 5,26,316 श्योर। और उसके बाद डॉलर 13,750 को जब फॉरवर्ड से डिवाइड करोगे तो फॉरवर्ड कितना है, 0.0273, तो 13,750 डिवाइडेड बाय 0.0273, तो इट इज कमिंग ₹503,663। बस अब पहला आंसर हो जाएगा आपका क्या, कि विदाउट हेजिंग लॉस हो गया क्योंकि पेमेंट है। तो पेमेंट आपको 5 लाख करना था, अगर आप आज ही कर देते हो, लेकिन आपने कुछ टाइम बाद किया विदाउट फॉरवर्ड, तो 26,000 का लॉस हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका 26,316 रुपए का लॉस। श्योर। और विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। इसका और इसका डिफरेंस कितना, लॉस आ जाएगा 3663, लेकिन हम इस लॉस को लॉस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सेविंग ड्यू टू हेजिंग। इन दोनों का डिफरेंस सेविंग ड्यू टू हेजिंग हो जाएगा। क्या कहानी क्लियर है? वैसा ही जैसा कल किया था, इवन उससे छोटा पार्ट है। जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड नहीं पूछा, रेट वहाँ क्रॉस करेंसी रेट से हमने निकाली थी, यहाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये मार्केट है, ये बैंक है और यहाँ ये कस्टमर्स है। ठीक है, मार्केट और बैंक के बीच में जो सौदा होता है ना, मार्केट बैंक मतलब बैंक आरबीआई से खरीद रहा है, ऐसा समझ लो, है ना। बैंक बड़े बैंक से खरीद रहा है, राइट। तो बैंक और बैंक के बीच में जो सौदा हो रहा है ना, उसको बोला जाता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। श्योर। और बैंक और कस्टमर के बीच के ट्रांजैक्शन को बोला जाता है मर्चेंट ट्रांजैक्शन। मर्चेंट ट्रांजैक्शन बैंक और कस्टमर के बीच के सौदे को। श्योर। मार्केट और बैंक के रेट, इनके बीच की जो रेट होती है ना, इस रेट को बोला जाता है इंटर बैंक रेट। ट्रांजैक्शन की जगह रेट आ जाएगा। इन दोनों के बीच की रेट को बोला जाता है मर्चेंट रेट। श्योर, कहीं कोई आपत्ति नहीं। इस कंसेप्ट की जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग जरूर लिख देना। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। मान लो आपको इंटरबैंक रेट गिवन है, इंटरबैंक रेट गिवन है $1 इक्वल टू ₹70/72। इंटरबैंक गिवन है, मर्चेंट आपको निकालना है। श्योर।
एक एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के जवाब देना कि कस्टमर बैंक के पास दो ही चीज़ों के लिए आएगा। दो ही चीज़ें कौन सी? या तो कस्टमर बोलेगा मुझे डॉलर खरीदना है, या कस्टमर बोलेगा मेरे पास डॉलर है मुझे डॉलर बेचना है। दो से तीसरी बात नहीं होगी। या तो कस्टमर खरीदना आएगा या कस्टमर बेचना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि मान लो कस्टमर बैंक को अप्रोच कर रहा है फॉर बाइंग डॉलर। शुरुआत मैंने कस्टमर से की, ये ध्यान रखना कि कस्टमर बैंक को अप्रोच कर रहा है फॉर बाइंग डॉलर। अब बैंक किसको अप्रोच करेगा? मार्केट को, फॉर बाइंग डॉलर, कि बैंक मार्केट से खरीदेगा और कस्टमर को देगा। बैंक तो मीडिएटर का काम कर रहा है। कोई लिखना मत, पहले पूरा समझ लो उसके बाद ही लिखना अच्छे से, है ना? अच्छा कंसेप्ट है। पेन रोक दो सब। हाँ, अब कस्टमर बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि मुझे डॉलर चाहिए। ठीक है, बैंक मार्केट के पास गया और मार्केट को बोला मुझे डॉलर चाहिए। तो बैंक जब मार्केट में खरीदने जाएगा तो बैंक को डॉलर कितने में मिलेगा? इंटर बैंक रेट आपके पास है, तो बैंक को डॉलर मिलेगा 72 पे, क्योंकि बैंक वहां खुद कस्टमर है। श्योर, तो बैंक महंगा खरीद पाएगा, बैंक आस्क पे खरीद पाएगा, तो बैंक को मिलेगा वो 72 पे है। तो क्या बैंक समाज सेवा के लिए बैठा हुआ है कि आपको 72 में दे देगा? नहीं, जब बैंक की खुद की कॉस्ट 72 पड़ी तो आपको तो मार्जिन जोड़ के देगा ना। श्योर, समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पे जो रेट आएगी वो रेट आएगी 72 प्लस मार्जिन, 72 प्लस मार्जिन। श्योर। चलो मान लो कि कस्टमर अप्रोच करता है किसको? बैंक को, फॉर सेलिंग डॉलर। तो अब ध्यान से सुनना, बैंक मार्केट स्क्रीन पे बैठा हुआ है, कस्टमर आया और कस्टमर ने क्या बोला कि मुझे डॉलर जो है वो बेचना है, मेरे पास डॉलर है। ठीक है, तो बैंक ने उसको 2 मिनट के लिए रोका, क्योंकि बैंक उससे खरीद के किसको देगा? मार्केट को। तो बैंक स्क्रीन पे देख रहा है और बैंक स्क्रीन पे देख रहा है कि यार मार्केट रेट जो है वो 70/72 चल रहा है। तो बैंक अगर मार्केट में बेच पाएगा डॉलर तो कितने पे बेच पाएगा? 70 पे, क्योंकि बैंक मार्केट रेट को तो चेंज नहीं कर सकता ना, वो तो उसके हाथ में नहीं। बैंक चेंज कर सकता है तो केवल मर्चेंट रेट को चेंज कर सकता है, कस्टमर के साथ की डीलिंग को चेंज कर सकता है। बैंक आरबीआई के साथ की डीलिंग को तो चेंज नहीं कर सकता, जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। श्योर। तो बैंक ने देखा यार स्क्रीन पे कि यार ये तो 70 रुपये में बिक रहा है डॉलर, तो कस्टमर से कितने में खरीदेगा? 70 से कम में कि 70 से ज़्यादा में? 70 से कम में। श्योर, समझ पा रहे हो क्या कि 70 से कम के खरीद के 70 में बेचेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा दिवाली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास कबाड़ी वाले को आपके घर के बाहर आवाज़ लगाते हुए कि वो सब रद्दी ले जाता है। तो आप ध्यान से सुनना कि कबाड़ी वाला जो रद्दी ले जाता है मार्केट में किसी को जाके बेच रहा है, और मार्केट में जिसको जाके बेच रहा है वो 25 रुपये किलो में बिक रही है, उसकी सारी रद्दी 25 रुपये किलो में बिक रही है। तो आपसे कितने में खरीदेगा वो? कम में। जब मार्केट रेट उसको पहले से पता है कि 25 रुपये में मेरी रद्दी बिकेगी, तो उधर से कितने में खरीदेगा? कम में। सेम यहाँ पे बैंक भी करेगा कि बैंक का डॉलर बिक रहा है 70 में, उसको चेंज नहीं कर सकता वो, तो आपकी डीलिंग को वो कर देगा कम। यानी कि यहाँ पे 70 में से मार्जिन क्या करना पड़ेगा? लेस। और यहाँ मार्जिन लेस करने का मतलब ही मार्जिन जोड़ना हो गया, क्योंकि आपसे कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेगा, तभी तो बैंक का जो डिफरेंस है वो फ़ायदा हो गया। श्योर है क्या? समझ गए आप? तो ये मर्चेंट रेट आ जाएगी। एक इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत, ये तो लॉजिक था हमने पढ़ लिया, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। बोले क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अभी मैं एक माइलस्टोन बता रहा हूँ, हर जगह हमने यही किया है कि पहले लॉजिक समझा है। वो लॉजिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है हमारे लिए, बिल्कुल, लेकिन समझना ज़रूरी था, क्योंकि लॉजिकली नहीं समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। चीज़ों को वापस रिकॉल करने की, वापस बनाने की कोशिश करोगे तो लॉजिक ही काम आएगा। ठीक है, अब हम बना रहे हैं इस लॉजिक का एक माइलस्टोन। माइलस्टोन बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना। मान लो ये भाई साहब जो हैं ये हैं बड़े मियाँ, और ये भाई साहब जो हैं ये है
छोटे मियाँ। राइट, बड़े मियाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ आस्क, ये बड़ा भाई है और ये बिड। श्योर। और इस माइलस्टोन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो इस माइलस्टोन का एक जो अगला पॉइंट है वो और कुछ नहीं, बड़ा बड़ा आसान सा वर्ड है। बड़े को बड़ा कर दो, बड़े को बड़ा कर दो, छोटे को छोटा कर दो। बड़े को बड़ा कर दो, छोटे को छोटा। ये इकोनॉमिक्स के उस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि अमीर को अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ समझ लेना माइंड में रखने, याद रखने के लिए। अभी माइलस्टोन हो रहा है, बड़े को बड़ा कर दो मतलब आस्क, जब भी आप आस्क लो सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी आप आस्क लो आस्क में मार्जिन जुड़ेगा ही, सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बिड लो बिड में मार्जिन लेस ही होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना डिसाइड करना है कि बिड ले रहे हैं कि आस्क ले रहे हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने बिड लिया तो मार्जिन लेस कर दो, आस्क लिया तो मार्जिन ऐड कर दो। देख लो आप, वहाँ पे भी हमने यही किया। देखो आप, जब हमने 72 लिया था, 72 लिया था, तो वहाँ पे मार्जिन हमने जोड़ दिया था। जब 70 लिया था तो वहाँ मार्जिन हमने लेस कर दिया। तो बस आपको इतना ही डिसाइड करना है, बिड लेना है कि आस्क लेना, और ये जजमेंट आपको पता है। श्योर। तो मर्चेंट रेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आस्क को बड़ा करना है और बिड लो तो बिड को छोटा करना है। श्योर है क्या? और ये कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लो। कैलकुलेशन ऑफ मर्चेंट रेट, पहले ये वाला लिख लो, उसके बाद में वो माइलस्टोन भी नोट डाउन करवा देता हूँ।
चलो वापस बता दो, फिर एक बार वापस बता देता हूँ, एक बार और समझ लो। क्या था कि जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आप अपने आप को बैंक मैनेजर अज्यूम ना करो कि आप बैंक मैनेजर की चेयर पे बैठे हो। ऐसा सोच लो अपने आप को, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई बैंक मैनेजर की, वहाँ बैठे हो आप, राइट। बिल्कुल थीम माइंड में ले आओ कि हम बैंक मैनेजर हैं, ठीक है। हमारे पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने बोला कि यार भैया डॉलर खरीदना है, कस्टमर ने बोला डॉलर खरीदना है, ठीक है। आप तो मीडिएटर हो, तो आप क्या करोगे, आप डॉलर मार्केट से खरीद के कस्टमर को दोगे। जब मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो कितने में मिलेगा आपको डॉलर, मार्केट में खरीदने जाओगे तो 72 में, क्योंकि अब आप खुद कस्टमर हो ना मार्केट के लिए, तो 72 में मिल जाएगा, यस या नो, ठीक है। तो आप सामने वाले को कितने में दोगे, आप बैंक मैनेजर की चेयर पे बैठो, कमाई का ध्यान रखना है आपको, तो सामने वाले को 72 में तो नहीं दोगे। अगर आपने 72 में खरीदा है तो सामने वाले को तो कुछ जोड़ के ही दोगे, मार्जिन, समझ पा रहे हो, आपकी कमाई तो वही है, ठीक है। तो पहली कहानी क्लियर हो गई कि हमने आस्क लिया तो मार्जिन जोड़ा, ऑटोमेटिकली हो रहा है कि आस्क लेना है मतलब मार्जिन जुड़ेगा ही, बस आपको इतना ही डिसाइड करना है कि आस्क लेना है कि बिड लेना है, श्योर। चलो दूसरी सिचुएशन लो कि कस्टमर आपके पास एक झोला भर के आ गया, झोला भर के आ गया और बोला कि साहब ये डॉलर रखो, इनको बेचना है आपको। तो आपने बोला 1 मिनट रुको, आपसे लेके तो मतलब आप मैनेजर मन में सोच रहे हो कि यार इन कस्टमर से लेके हमारे पास तो रखना नहीं, हमको किसको देना है, आरबीआई को, हमें मार्केट में बेचना है इसको। तो आपने वापस स्क्रीन खोली और देखा कि मार्केट में कितने में बिक पा रहा है आपका डॉलर, 70 में। इसको चेंज नहीं कर सकते, ये 70 में ही बिकेगा। तो फिर सामने वाले से कितने में खरीदें, कम में, तभी आपका फायदा होगा ना। आपने ज़्यादा में खरीद के कम में से, मतलब समाज सेवा तो नहीं कर रहे हो आप, गेटिंग माई पॉइंट। मतलब आप बिड में ले रहे हो, मतलब आपकी रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, बिड में से आपका मार्जिन करोगे लेस, बिड माइनस मार्जिन। जब भी बिड लेंगे मार्जिन लेस करेंगे, जब भी आस्क लेंगे मार्जिन ऐड करेंगे, इन सिंपल। इसलिए हमने एक माइलस्टोन बना लिया कि भैया आस्क प्लस मार्जिन कर दो, बिड माइनस मार्जिन कर दो, बड़े को बड़ा कर दो, जब भी बड़ा रेट लो बड़े को बड़ा कर दो, छोटे को छोटा कर दो, श्योर, क्लियर 100%। चलो कुछ एग्जाम्पल में लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको जजमेंट बिठाना है, बड़े ध्यान से देखना एग्जाम्पल्स को, क्योंकि गलती होने की संभावनाएं हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक booked a forward purchase contract from XYZ Limited। आईसीआईसीआई बैंक ने परचेज का सौदा किया किससे, XYZ लिमिटेड से, ठीक है। उस दिन का स्पॉट रेट जो था वो था $1 इज इक्वल टू ₹70/72, और उस दिन ही फॉरवर्ड रेट जो था वो था 72/73, और ये जो भी रेट थे वो इंटर बैंक रेट थे। मार्जिन जो है वो मान लो 0.25% था। मुझे वो रेट निकाल के बताओ जिस रेट पे कस्टमर के साथ सौदा हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड रेट। बताओ कॉन्ट्रैक्टेड रेट क्या होगी। फर्स्ट मुझे बताओ कि स्पॉट और फॉरवर्ड में कौन सा काम का है।
जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ही बुक फॉरवर्ड किया तो रेट तो 72 73 काम का है, ये रेट काम का ही नहीं, राइट। तो स्पॉट तो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अब 72 और 73 ये इंटर बैंक रेट है, मुझे मर्चेंट रेट चाहिए और वो भी वो वाली चाहिए जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब एक ही है, इन दो में से एक ही है। वो कौन सी रेट है? कितना? 73.18, गलत। आई एम 100% श्योर आपने क्या गलती की, बता देता हूं मैं। आपने गलती की यहां से कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट से आपने सोचा कि परचेज करते हैं तो हम आस्क लेते हैं। अब तक तो यही सीखा हमने, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो कि परचेज करते तो आस्क लेते, लेकिन अब तक हमारा जो एंगल था ना, वो एंगल कस्टमर वाला था। आज पहली बार हमने बैंक के एंगल से सोचने की कोशिश की। अब ध्यान से सोचना कि कस्टमर के, मैं दोनों से जवाब दूंगा और दोनों से जवाब सेम आएगा। ध्यान से सुनना, दोनों से जवाब दूंगा, दोनों से जवाब सेम आएगा कि आप कस्टमर के एंगल से पहले सोचो। तो बेसिकली कस्टमर जो है वो बेच रहा है, खरीद तो रहा ही नहीं। ICICI बैंक बुक्ड ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बैंक ने परचेज किया किसी पर्सन से, तो सामने वाला क्या कर रहा होगा? सेल। और कस्टमर सेल करता है तो किस पे करता है? बिड। मतलब यहाँ का जवाब होता है 72, और जैसे ही आपने बिड लिया सोचना ही नहीं, 72 माइनस मार्जिन, मतलब 72 माइनस 0.25%, तो आपका आंसर होता है 71.82। चलो बैंक के एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं, कस्टमर के एंगल से ना होते हुए बैंक के एंगल से। तो आप ध्यान से सुनना कि अब बैंक जो है ना, वैसे कस्टमर के एंगल अब तक हमने देखा कि कस्टमर जब भी खरीदेगा तो महंगा खरीदेगा, जब भी बेचेगा तो सस्ता बिकेगा। बैंक का एंगल इसका अपोजिट होगा, क्योंकि बैंक कमाने के लिए बैठा है, समझ पा रहे हो? तो बैंक जब भी बेचेगा तो महंगा बेचेगा, और बैंक जब भी खरीदेगा तो सस्ता खरीदेगा। वैसे ही कि जैसे आप गोल्ड बेचने जाते हो, आप कस्टमर हो, आपके एंगल से सोचो, आप गोल्ड बेचने जाते हो तो मार्केट भाव से कम बिकता है, और गोल्ड खरीदने जाते हो तो महंगा मिलता है। मतलब आप एज ए कस्टमर कोई भी चीज़ खरीदते हो तो महंगी खरीदते हो, कोई भी चीज़ बेचते हो तो सस्ती बेचते हो। अब वही ज्वेलर के एंगल से पहुंचो, ज्वेलर के एंगल से बात करोगे तो ज्वेलर कोई भी चीज़ खरीदता है, ज्वेलर गोल्ड खरीदेगा तो सस्ता खरीदेगा, और ज्वेलर गोल्ड बेचेगा तो महंगा बेचेगा। मतलब यहां पे भी तो बैंक का एंगल हो गया, इट इज जस्ट लाइक ज्वेलर। तो बैंक बेचेगा, बैंक मैनेजर की चेयर पर आप बैठे हो, राइट? तो बैंक बेचेगा तो महंगा बेचेगा, मतलब आस्क रेट आएगी, और बैंक खरीदेगा तो सस्ता खरीदेगा, मतलब बिड रेट आएगी। तो आप बैंक के एंगल से भी जाओ, बस अपोजिट सोचना, आपका आंसर आ जाएगा। आप बैंक के एंगल से सोच रहे हो तो बैंक खरीद रहा है तो किस पे खरीदेगा? बिड पे खरीदेगा, मतलब यहाँ पे भी 72 माइनस मार्जिन ही आएगा, आंसर विल बी सेम। श्योर है कहानी 100%। अगला एग्जाम्पल, XYZ Limited has booked a forward purchase contract उस दिन का स्पॉट रेट जो था, ये सब इंटर बैंक की लिख रहा हूँ मैं, $1 इज इक्वल टू 75/76, और यहाँ पे $1 फॉरवर्ड ये था, फॉरवर्ड इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू 76.5/77.5, ये फॉरवर्ड रेट है। मार्जिन भी लिख दो, मार्जिन जो है वो है 0.20%। कॉन्ट्रैक्टेड रेट बताओ, कॉन्ट्रैक्टेड रेट क्या रहा होगा? XYZ has booked a forward purchase contract with
लिख दो विथ IDBI बैंक, कुछ भी लिख दो बैंक का नाम, विथ बैंक। तो अब एंगल किसी का भी लो, आंसर सेम आएगा। ध्यान से सुनना, कस्टमर का खरीदना हो रहा है, कस्टमर के एंगल से परचेज आ रहा है, तो अब किसी और के एंगल से जाने की जरूरत ही नहीं, कस्टमर का एंगल दिया है इन्होंने, कस्टमर के एंगल से परचेज, और कस्टमर खरीदता है तो किस पे खरीदता है, कस्टमर तो महंगा खरीदता है, मतलब 77.5। तो आंसर होगा 77.5 प्लस मार्जिन 0.20%। चलो बैंक का एंगल भी लो, सेम जवाब आएगा। कस्टमर अगर खरीद रहा है, कस्टमर खरीद रहा है बैंक से, तो बैंक क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा, और बैंक बेचेगा तो किस पे बेचेगा, बैंक तो महंगा ही बेचेगा ना, बैंक तो कमाने के लिए, तो बैंक जब बेचेगा तो महंगा बेचेगा, मतलब अगेन आस्क आएगा, आस्क प्लस मार्जिन, आंसर विल बी सेम। तो आप किसी के भी एंगल से एग्जाम में सोच लेना, आंसर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस बैंक के एंगल से सोचते टाइम अपोजिट सोच लेना। जो अब तक हम सोचते हुए आ रहे थे वो हमेशा एंगल कस्टमर का था, बैंक का एंगल हमने पहली बार लिया। क्यों लिया, क्योंकि आगे एक कंसेप्ट आएगा जहां हमें बैंक के एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। श्योर है? तो ये नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल नोट डाउन कर लो आप, ये दोनों एग्जाम्पल। समझ आ गया बैंक का एंगल क्या होता है, कस्टमर का एंगल क्या होता है। क्योंकि इसके बाद एक कंसेप्ट शुरू करना है हमें, वो कंसेप्ट बड़ा मज़ेदार है, बस उसमें एंगल का ही खेल है कि बैंक का एंगल है कि कस्टमर का एंगल है। मैं बोल रहा हूँ दोनों ही एंगल से आंसर में इम्पैक्ट नहीं आता। सॉरी, हो गया नोट डाउन ये, तो फिर बढ़े हम आगे। ये फर्स्ट एग्जांपल था, केवल रेट निकालना ही सीखा है हमने अभी तक। ये सेकंड एग्जांपल था। श्योर? चलो बढ़ रहे हैं फिर आगे। अगला जो कंसेप्ट है उसकी हेडिंग है कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया ना, अब किसी रीजन से आपको वो नहीं करना, अब बुक तो कर चुके हो, अब किसी रीजन से आपको नहीं करना तो उसको आप कैंसिल करवाने जा रहे हो किसके पास, बैंक के पास वापस। श्योर? उसमें जो पहली कहानी ले रहा हूं मैं, वो कहानी ले रहा हूं ऑन ड्यू डेट की। ऑन ड्यू डेट कैंसिलेशन, राइट। चलो सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं। दो ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, दो ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या तो फॉरवर्ड परचेज या फॉरवर्ड सेल। देख लो आप, किसी भी एंगल से जाओ दो ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फॉरवर्ड परचेज या फॉरवर्ड सेल। चलो बात करते हैं कि मान लो
आप इंपोर्टर हो, आपने एक मशीन मंगवाई वहाँ से, उसका पेमेंट करना है आपको 3 महीने बाद $1,00,000 का, ठीक है, $1,00,000 का 3 महीने बाद आपको करना है पेमेंट। सिनेरियो क्लियर है? ठीक है। आपने क्या किया यार, आप फ्लक्चुएशन में नहीं जाना चाहते, तो आपने बोला यार रेट फिक्स करो, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, है ना, जो भी रेट आ रही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करो। बैंक में जाके आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, ठीक है, कितने पे लिया वो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे? आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे? एज ए कस्टमर आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। बैंक के एंगल से वो सेम टाइम पे क्या होगा, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। बैंक आपको दे रहा होगा, आप बैंक से खरीद रहे होंगे, यहाँ कोई आपत्ति नहीं। तो बैंक के एंगल से मैं क्वेश्चन को पहले आगे बढ़ाता हूँ, आप किसी भी एंगल से करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लो बैंक ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया आपसे, श्योर, बैंक ने एक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आगे जैसे कहानी बढ़ी, आपका वो इंपोर्ट ऑर्डर हो गया कैंसिल, इंपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, और अब आपको पेमेंट जो है वो नहीं करना, इंपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, पेमेंट नहीं करना, आप शांति से घर बैठ गए। 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आई तो बैंक मैनेजर का आपके पास फ़ोन आया, बैंक मैनेजर का फ़ोन आया, बोला सर वो आपके वो डॉलर जो थे ना वो आपने बुक करवाए थे, बोलो तैयार है, आ गए, ले जाओ। तो आपने धीरे से आवाज़ में बोला सर वो क्या हुआ कि वो जो इंपोर्ट वाला सौदा था वो जो है, अब ऐसे धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहे हो कि वो अब नहीं हो रहा है सर, वो थोड़ा सा कैंसिल हो गया है, वो अब हमें डॉलर की ज़रूरत दिख नहीं रही। तो मैनेजर ने बोला यार सर आवाज़ नहीं आ रही है सर, बैंक एक काम करो, बैंक में आ जाओ, बैंक में बैठ के बात करते हैं, राइट। तो मैनेजर ने आपको बैंक में बुला लिया, राइट। बैंक मैनेजर CCTV कैमरे से निगरानी रख रहा है। जैसे ही आप अंदर एंटर हुए, बैंक मैनेजर ने फ़ोन करके गार्ड को बोला कि सारे दरवाजे बैंक के कर दो बंद। आप कैबिन में एंटर हुए, सारे दरवाजे बैंक के बंद करवा दिए कि आप भाग नहीं पाओ। हाँ, मैनेजर साहब ने बोला क्या बोल रहे थे आप फ़ोन पे, वो क्या कैंसिलेशन, क्या समझ नहीं आया? बोले सर वो क्या डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि सौदा जो है वो अब नहीं करना। बोले यार सर डॉलर तो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। मैनेजर बोले कि डॉलर तो आपको ख़रीदने पड़ेंगे सर। बोले सर चाहिए नहीं, खरीद के क्या करूँगा? बोले नहीं खरीदने पड़ेंगे। आप चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने बुक किया ना सौदा तो लेना तो पड़ेगा। सर क्या करूँगा इसका बताओ ना मेरे को। बोले लो आप, फिर बताऊँगा। बोले लो चलो ठीक है लाओ दे दो। ले लिया आपने। बोले सर अब मैं क्या करूँगा, इसका ज़रूरत ही नहीं मेरे को। एक काम करो, इसको भेज दो वापस काउंटर नंबर 4 पे जाके। काउंटर नंबर 4 पे जाओ और वापस अभी के अभी भेज दो। किस भाव पे सर? बोले जो भी भाव आज का चल रहा होगा उस पर भेज दो। मतलब डिफरेंस जो भी होगा वो अपन लेना देना कर लेंगे, या तो आपका फायदा हो रहा होगा तो आपको दे देंगे, हमारा फायदा हो रहा होगा तो हम ले लेंगे। समझ पा रहे हो? मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कैंसिल नहीं होगा कि पेपर फाड़ा और फेंक दिया। तो बोला ठीक है यार चलो ठीक है, आपका सौदा नहीं हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं, फाड़ के फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऐसा कैंसिल नहीं होगा। मतलब ड्यू डेट के दिन, ऑन ड्यू डेट क्या हो रहा है, ये ड्यू डेट की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में दूसरी बात भी करूंगा कि बैंक ने फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट किया था, राइट। इट शुड बी कैंसल विथ स्पॉट परचेज। बैंक तुरंत उसी टाइम खरीद रहा है, किस भाव पे? जो भाव उस दिन चल रहा होगा उस पर। समझ पा रहे हो? तो मान लो कि वो भाव चल रहा था कि आपने सेल का सौदा पहले से बुक करके रखा था कि बैंक को आप सेल करोगे 75 में, और उस दिन भाव हो गया 76। तो मान लो बैंक ने 76 में जो है वो, ये बैंक के एंगल से बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अपोजिट ले लेता हूं तो आपको समझ आएगा कि @76 यहाँ ले लेता हूँ, @75 में यहाँ ले लेता हूँ। फिर अपोजिट सिचुएशन भी ले लूंगा, अभी मैं ये सिचुएशन ले रहा हूँ। तो बैंक ने सेल किया आपको कितने में? जो पहले से बुक कर रखा था आपने 76 में, और बैंक ने आपसे खरीदा कितने में? 75 में, क्योंकि उस दिन स्पॉट का भाव यही था
75 में, तो 1 रुपये का जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। अगर 1 लाख क्वांटिटी आपने ली है तो 1 रुपये मल्टीप्लाई 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख रुपए आपको बैंक को देने पड़ेंगे। मतलब बैंक के एंगल से बात करें तो बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा 1 लाख रुपए। बैंक विल रिकवर फ्रॉम कस्टमर अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। बोले इसका अपोजिट होता तो क्या होता, बैंक देता क्या कि जैसे फॉरवर्ड सेल हुआ एट द रेट 75 पे और स्पॉट परचेज हुआ एट द रेट 76 पे, तो अब ये क्या हो गया कि बैंक ने बेचा आपको 75 में और बैंक ने आपसे खरीदा कितने में, 76 में। 1 रुपए का क्या हो गया, 1 रुपए का क्या हो गया, कस्टमर को फायदा, मतलब बैंक को कस्टमर को देना पड़ेगा। बोले कैंसिलेशन कस्टमर, माइंड में ये भी तो आ सकता है कैंसिलेशन कस्टमर खुद कर रहा है तो बैंक क्यों देगा। ध्यान से सुनना आप कि सेम सिनेरियो वापस से क्रिएट करते हैं। सेम सिनेरियो कि आपने फ़ोन किया, सर वो जो सौदा है वो अब नहीं करना हमको, राइट, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आप आगे चल के बैंक मैनेजर के पास चले गए, बोले सर वो सौदा कैंसिल कर दिया क्या, बोले हाँ कर दिया। बोले जाओ, ये आपने पेपर लिया, बैंक मैनेजर ने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये सर अपना कॉन्ट्रैक्ट है, फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, बोले जाओ। तो कस्टमर बोला सर वो 1 लाख रुपए मेरा लेना निकल रहा है। बोले कौन सा लेना, आप खुद कैंसिल कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं कैंसिल। तो कस्टमर बोलेगा सर आप कैंसिल मत करो, आप तो डॉलर दो। अब जो कस्टमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील कर रहा होगा उसको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या चल रहा है, पता होगा। बोले सर आप तो डॉलर दो। तो डॉलर लेगा कितने में, उस रेट पे जिस रेट पे बुक हुए थे 75 में, और भाव जो डॉलर का चल रहा है आज 76, वो हर जगह 76 ही होगा ना, तो कहीं और दूसरे बैंक में जाके भेज दो 76 में। तो बैंक यहाँ ये चीटिंग नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि चलो पेपर फाड़ के फेंक दिया कि बैंक के अनफेवर की बात हो रही है तो हटाओ। अब बोलोगे बैंक का नुकसान हो गया, बैंक का कोई नुकसान नहीं हुआ, बैंक बाय में भी कमा रहा है सेल में भी कमा रहा है। बोले फिर 1 लाख रुपए जो दे रहा है वो बैंक का नुकसान नहीं क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए किसी और कस्टमर से लेके आपको दे रहा है, वो किसी और का नुकसान है। बैंक इज जस्ट ट्रांसफरिंग, समझ पा रहे हो। बैंक ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपोजिट सौदे किए हुए हैं, अपने आप को कवर कर रहा है वो बैंक हर सौदे पे। तो जो 1 लाख का फायदा आपको हो रहा है तो किसी ना किसी कस्टमर को 1 लाख का नुकसान हो रहा है, तो बैंक उससे लेके आपको दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। ये नहीं सोचना है बिल्कुल यहाँ पे कि बैंक जो है वो पे नहीं करेगा, बैंक पे भी करेगा, बैंक रिकवर भी करेगा। जो भी सिचुएशन आएगी वो लिखेंगे, श्योर है। मतलब कैंसिलेशन में केवल कस्टमर का नुकसान ही नहीं होता, कैंसिलेशन में कस्टमर का फायदा भी होता है। तो ये सिनारियो अगर आए इस टाइप का तो ये मत मानना कि रिकवरी जो है वो नहीं होगी, श्योर है। पे भी होगा, रिकवर भी होगा, जो सिचुएशन आएगी वो होगी, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं। दूसरा सिनारियो क्या है कि बैंक ने फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया। बैंक ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉरवर्ड परचेज। फॉरवर्ड परचेज मतलब आप एज ए कस्टमर एक्सपोर्टर रहे होंगे, तो 2-3 महीने बाद आपके पास कुछ डॉलर आ रहे होंगे, तो डॉलर को आपने बैंक को बेचने का सौदा किया, तो बैंक क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा उसको, श्योर। तो मैं बैंक के एंगल से ही पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए बैंक के एंगल से बोल दिया कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक ने, कि बैंक ने आपसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या हुआ कि 3 महीने बाद बैंक मैनेजर का फिर फोन आया, बैंक मैनेजर का फोन आया और बोला कि सर वो आप डॉलर लेके आने वाले थे, वो एक्चुअली वो दूसरे कस्टमर को देना है तो वो इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ लेके। तो फिर आपने वो कहानी सुनाना चालू कि सर वो क्या हो गया कि हमारा सौदा जो है वो कैंसिल हो गया और अब वो डॉलर हमारे पास आए नहीं। तो बैंक मैनेजर ने बोला आ जाओ बैंक, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। जैसे ही आप बैंक पहुंचे दरवाजे फिर बंद करवा दिए, बोले भागने मत देना इसको। बोले क्या हो गया, बोले सर डॉलर तो आपको देने पड़ेंगे, ये दूसरे कस्टमर बैठे हैं, इनको चाहिए, इनको हम कहाँ से लाके दें, आपने बोला कि आप लाके दोगे तो इनको देंगे। बोले सर है ही नहीं डॉलर, कहाँ से, बोले देने पड़ेंगे आपको। बोले कहाँ से लाऊं, बोले काउंटर नंबर 4 से ले आओ, जाओ। बोले किस भाव पे, वो जो भी भाव चल रहा होगा स्पॉट का उस पर ले आओ। मतलब आपको स्पॉट पे खरीद के, मतलब एज ए कस्टमर आपको स्पॉट से बैंक से लेना पड़ेगा और तुरंत बैंक को वापस देना किस भाव पे, जिस भाव पे पहले बुक किया है। मतलब फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल होगा वो किसके साथ होगा, स्पॉट सेल के साथ। बैंक उसी टाइम स्पॉट में कर देगा आपको सेल, लेना देना जो भी होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हो। इन सिंपल एक वर्ड में बात करूं
तो अपोजिट सौदा होगा। परचेज किया है तो सौदा कैंसिल होगा सेल से, सेल किया है तो सौदा कैंसिल होगा परचेज से। समझ पा रहे हो? इन सिंपल वन वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा खत्म। हमेशा कभी भी कैंसिल होता है तो वो अपोजिट सौदे से ही कैंसिल होता है। कोई भी सौदा की परचेज 2 बार कर दिया तो कैंसिल थोड़ी होगा, वो तो डबल हो गया। एक बार परचेज करोगे, एक बार सेल करोगे, तभी कैंसिल होगा वो। श्योर है? 100%। बस ड्यू डेट के दिन हो रहा है, वो कहानी ड्यू डेट के दिन हो रही है, इसलिए स्पॉट की कहानी आ रही है, इसलिए उसी दिन का सौदा आपको अपोजिट वे में करना पड़ रहा है। ठीक है? तो यही कहानी अगर ड्यू डेट के पहले होती तो, यही कहानी अगर ड्यू डेट के पहले होती तो क्या करते? चलो तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। एक सिनारियो और है, वो है बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले ही कस्टमर आके बोल रहा है कि सर वो जो 1-2 महीने बाद सौदा ड्यू होने वाला है ना, उसको कैंसिल करो। तो ड्यू डेट के पहले वाले जो सौदे हैं ना, या तो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा या फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। इट शुड बी कैंसल्ड विथ, इट शुड बी कैंसल्ड विथ अपोजिट सौदा, मतलब सेल का ही होगा। परचेज हुआ तो इट शुड बी कैंसल्ड विथ फॉरवर्ड सेल ऑफ सेम ड्यू डेट। और इट शुड बी कैंसल्ड विथ फॉरवर्ड परचेज ऑफ सेम ड्यू डेट। बोले ये क्या कहानी है भैया? मतलब मान लो आपने आज दिसंबर में एक सौदा किया फॉर मार्च, दिसंबर में सौदा किया मार्च के लिए, ठीक है। आप जनवरी में जाके बैंक को बोलते हो कि सर वो सौदा अब नहीं करना, तो जनवरी में भी आपको अपोजिट सौदा करना पड़ेगा, किसका? मार्च का। आप फरवरी में जाते हो तो फरवरी में भी अपोजिट सौदा करना पड़ेगा, किसका? मार्च का। मतलब आज आपने 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट लिया तो जनवरी में वो 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल होगा, फरवरी में वो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल होगा, और मार्च में ही गए, ड्यू डेट के दिन ही गए, तो वो स्पॉट से कैंसिल होगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसिल्ड विद 3 मंथ रेट, ये मैच नहीं करना है। ऑफ सेम ड्यू डेट बोल रहा हूं मैं, ऑफ सेम मैच्योरिटी नहीं बोल रहा। समझ पा रहे हो कि 3 महीने का 3 महीने से होगा। गेटिंग माई पॉइंट? जब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, बस उस दिन की, जिस दिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा है, उस दिन की अपोजिट रेट से कैंसिल हो जाएगा। एक टाइमलाइन बना के समझने की कोशिश करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन रखना। राइट, मान लो आपने यहां पे एक सौदा किया फॉर दिस मंथ, मान लो ये दिसंबर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की ड्यू डेट का एक सौदा कर लिया आपने दिसंबर में, ये जनवरी है, ठीक है। अब अगर आप जनवरी में जाते हो ना, सॉरी, अब अगर आप जनवरी में जाते हो कैंसिल करने के लिए, तो आपको अप्रैल का एक अपोजिट सौदा लेना है। अगर आप फरवरी में जाते हो तो भी अप्रैल का अपोजिट सौदा लेना है। अगर आप मार्च में जाते हो तो भी अप्रैल का अपोजिट सौदा लेना है। यहाँ पे 3 मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 2 मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 1 मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बस ये कि टाइम अलग हो जाएगा, 3 मंथ 2 मंथ, जैसे जैसे आप नज़दीक जाते जाओगे वैसे वैसे टाइम पीरियड आपका कम होता जाएगा। और अगर आप अप्रैल में ही जाते हो, मतलब ऑन ड्यू डेट ही जाते हो, तो फिर अपोजिट सौदे से कैंसिल होगा। इन वन वर्ड, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ड्यू हो रहा है उसी दिन का अपोजिट रेट लेना है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ड्यू हो रहा है उसी दिन का अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेना है। श्योर है कहानी? श्योर है? तो ये आप लिख लो, ये कंसेप्ट लिख लो। ऑन ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट में सौदा जो कैंसिल होता है वो किसके साथ होता है? कि फॉरवर्ड सेल कैंसिल। ये एग्जांपल जो है ये 76 और मैंने जो बनाया 75, ये अभी मत लिखना, ठीक है। मतलब आप तो सीधा ये लिखो कि फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल विद स्पॉट परचेज, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल विद स्पॉट सेल, अपोजिट स्पॉट, क्योंकि ड्यू डेट उसी दिन है। बिफोर ड्यू डेट है तो फॉरवर्ड विल बी कैंसिल्ड विद फॉरवर्ड।
श्योर। तो ये आप लिख लो। फिर अभी भी कहानी अगर 100% क्लियर ना हुई हो, कहीं कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि हम एक क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का जब एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से सॉल्व करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती हुई जाएगी। तो डू नॉट वरी, कल के लेक्चर में ये आपको कैंसिलेशन वाला कंसेप्ट जो आज कंफ्यूजिंग लग रहा है, कल के लेक्चर के मिडिल तक आते आते आपको ये कैंसिलेशन बड़ा नॉर्मल सा लगने लगेगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी ना, बस अभी लिखो ये, जब क्वेश्चन आएगा तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या इसका? ये जो जितना कंसेप्ट हमने समझा उसका हम करेंगे, फुल बोर्ड पे वापस से लेंगे, लेकिन एक ट्राई करने में अगर आपने कुछ थोड़ी से स्टेप कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और नहीं किया तो गिरेगा नहीं, टेंशन मत लो, क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो क्वेश्चन हम करेंगे तो गिराना नहीं, बिल्कुल ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना ही है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास में बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। वही क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। दे दिया जाए होमवर्क, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन में कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो जिसके लिए आप एलिजिबल हो गए हो ना। क्वेश्चन नंबर जो डिसीजन मेकिंग हेडिंग दिख रही है आपको, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, इसमें क्या है, बड़ा नॉर्मल से क्वेश्चन है ये, मतलब नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जितना हमने पढ़ा ना उसी का मिक्सअप है। ये कैसे कि जैसे आपने एक मशीन खरीदी आज, तो मशीन का पेमेंट आज करें कि 2 महीने बाद करें, आज करें कि 4 महीने बाद करें मशीन का पेमेंट, या इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट आज करें कि 4 महीने बाद करें। तो आपको दोनों ऑप्शंस की कॉस्ट बनानी है, राइट। कि इस ऑप्शन की कॉस्ट बनाओगे आप, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, सेकेंड वाले ऑप्शन की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, जहाँ फ़ायदा होगा उसको चूज कर लोगे। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है। राइट, आपने एक कंसेप्ट नाम सुना हो कभी, बनिया बुद्धि करके, ऐसा सुना हो, बनिया बुद्धि। ये बनिया बुद्धि वाले क्वेश्चन है ना, कि मैं किसी पे भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे कमेंट कर रहा हूँ, तो कोई बुरा मत मानना ना, मैं खुद बनिया हूँ। तो बनिया बुद्धि सुना है ना, बस वो लगानी है आपको ना। ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर घर के बाहर टमाटर मिल रहे होते हैं हमको 12 रुपये किलो, और मंडी में मिल रहे होते हैं वो 10 रुपये किलो, तो मंडी में नहीं जाते, हम घर के बाहर से खरीद लेते हैं, महंगे भी मिल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से मंडी जाने का पेट्रोल का खर्चा भी जोड़ लेते हैं, इतना कुछ दिमाग लगा लेते हैं, राइट। अब ऐसा लगाते सब है, बट बदनाम हम हो गए। बढ़े आगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आज पेमेंट करना है कि 2 महीने बाद पेमेंट करना है। अब आज पेमेंट करने में एक नुकसान होता है, आज पेमेंट करने में क्या होता है कि पैसा आज ही चला जाता है, पैसा आज ही चला जाता है तो भैया इंटरेस्ट भी लगता है उसके ऊपर,
समझ पा रहे हो? तो आज पेमेंट करने पे इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा उसकी कॉस्ट में। कल को पेमेंट करते हैं तो वो इंटरेस्ट तो नहीं लगता, लेकिन सामने वाला अगर हमसे इंटरेस्ट ले रहा होता है तो सामने वाला बोलता है भैया 2 महीने की क्रेडिट में दूंगा और 2-3% एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो उसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर कंपेयर करेंगे बस कि जिसमें कम कॉस्ट आएगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कुछ 27, 28, 29। तो ट्राई ज़रूर करो। कल हम वैसे भी बोर्ड पे लेने ही वाले हैं इन क्वेश्चंस को, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। 27, 28, 29 ये तीनों होमवर्क है। एक 23 मैंने कैंसिलेशन का होमवर्क दिया ही है। तो मे भी पॉसिबल कि कल का लेक्चर हमारा केवल कैंसिलेशन और ये डिसीजन मेकिंग में चला जाए, मेजॉरिटी लेक्चर पॉसिबल है, क्योंकि इस कंसेप्ट को ही डीप में समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम रोक दें, कुछ हैवी हो गया ऐसा लग रहा है, तो भले ही 5-10 मिनट बचे हैं, बट आज का लेक्चर फिर हम यही रोक रहे हैं। कोई भी डाउट है तो क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं। कैंसिलेशन को लेकर टेंशन मत लेना, कैंसिलेशन हम कल वापस से फिर रिपीट करने वाले हैं, कोई लोड मत लेना। उसके पहले वाले कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो ज़रूर क्लास के बाद मुझसे पूछ लो। राइट, आज का लेक्चर यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू।